हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने टोटल 52 क्लासेस कर ली हैं और इसी सीरीज़ में आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हर क्लास की तरह हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलेंगे। और फ्रेंड्स, अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी आपको यहीं इसी चैनल पर करवाई जा रही है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि हमारा टारगेट रहता है कि आप कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएं। यानी कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो होती ही है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में आपका जो थ्योरी वाला सेक्शन है ना, वो भी यहाँ से कवर होता जाता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं कि यस, हमें क्लास बहुत हेल्प कर रही हैं। तो आप लोग इस सीरीज़ पे कंटिन्यू बने रहिएगा और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तब तक हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहलाता है। तो देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बार करवाया है, थ्योरी वाली क्लासेस में भी करवाया है, कि जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत होता है, उसका मतलब होता है कि जो आपका विकास है वो सिर से पैर की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सीटेट में फेमस हैं। सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन आप इसको मान लीजिए। एक होता है विकास का शीर्षगामी सिद्धांत और दूसरा होता है विकास का अधोगामी सिद्धांत। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो ध्यान में रखिए। देखिए, शीर्षगामी सिद्धांत को हम सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि हेड टू टो जाता है डेवलपमेंट, यानी कि सिर से पैर की तरफ। उसे हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल और हिंदी में उसको कहते हैं शीर्षगामी, ठीक है। अब दूसरे प्रकार की विकास की बात करते हैं। जो हमारा विकास होता है दूसरे प्रकार का, वो होता है हमारा केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कि सेंटर से परिधि की तरफ आप मान सकते हैं, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़, या फिर केंद्र से बाहर की तरफ या केंद्र से परिधि की तरफ इसको कहते हैं। और ये जो विकास होता है आपका, ये आपका विकास का अधोगामी सिद्धांत होता है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। नोट कर लीजिए, ये जो आप फोर्थ ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर दिया है ना, विकास केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ता है। तो जब विकास केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ता है तो उसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट यानी कि अधोगामी विकास का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये दोनों आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत ये हमारा होता है कि विकास हमारा सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। अब सिर से पैर की तरफ तो आप इजीली समझ गए होंगे, केंद्र से बाहर की तरफ कहने का क्या मतलब है उसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्र से बाहर की तरफ कहने का मतलब है, सबसे पहले हमारी बॉडी का सेंटर वाला पार्ट यानी कि केंद्र वाला पार्ट जो है डेवलप होता है। केंद्र वाला पार्ट लाइक जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जैसे रीढ़ की हड्डी है हमारी, और या फिर जैसे हमारा हार्ट है। पहले ये सेंटर वाली चीज़ें डेवलप होती हैं, उसके बाद हमारी बॉडी के जो बाहरी ऑर्गन होते हैं ना, वो बाद में डेवलप होते हैं। बाहरी ऑर्गन लाइक हमारी फिंगर हैं, हमारा हैंड है, ये सब हमारा बाद में डेवलप होता है। तो इसको हम कहते हैं कि विकास हमारा केंद्र से बाहर की तरफ होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि अधोगामी सिद्धांत। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। फुटबॉल को धकेलना, सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, या धागे में मोती पिरोना। तो देखिए, यहाँ पर पहले आपको समझना होगा, ये जो गतिक कौशल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थूल और दूसरा होता है सूक्ष्म। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स और सूक्ष्म गतिक कौशल को हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। नोट डाउन करते जाइएगा, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है अभी ये कॉन्सेप्ट, वो नोट करते हुए चलिए। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीरीज से जुड़े हैं उन्हें तो ये चीज़ अब याद भी हो गई होगी, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में हर क्लास में समझाती हूँ, ठीक है। तो जो गतिक कौशल हैं वो दो प्रकार के हो गए, एक स्थूल गतिक कौशल जिसे हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, और दूसरा हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल जिसे हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। अब ये होता क्या है इसे भी समझ लेते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स वो मोटर स्किल्स होती हैं फ्रेंड्स
जब किसी भी काम में हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स यूज़ होती हैं तो वो हमारा कहा जाता है ग्रॉस मोटर स्किल। और जब किसी भी काम को करने में हमारी बॉडी की छोटी छोटी मसल्स यानी कि छोटी छोटी मांसपेशियां यूज़ होती हैं तो उसे हम कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स। अब देखिए, छोटे छोटे काम मतलब ऐसे काम जिनमें हमारी बॉडी की छोटी छोटी मसल्स यूज़ हो रही हैं, जैसे हाथ से रिलेटेड, फिंगर से रिलेटेड जो हम काम करते हैं, जैसे सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, धागे में मोती पिरोना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी बॉडी की छोटी छोटी मसल्स यूज़ हो रही हैं, है ना। जब हम सुई में धागा डालेंगे तो हमारी फिंगर की मसल यूज़ होंगी, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ेंगे फिंगर की मसल यूज़ होंगी, धागे में मोती पिरो रहे हैं वहाँ पर भी छोटा सा काम कर रहे हैं, फिंगर की फिंगर की यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी की छोटी छोटी मसल्स यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके सूक्ष्म गतिक कौशल के। लेकिन ये जो फुटबॉल को धकेलना है, यहाँ पर हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स यूज़ हो रही हैं। कैसे? जब आप फुटबॉल को धकेलेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके जो पैर है यानी कि लेग्स की मसल हैं वो यूज़ होंगी, और लेग्स की मसल क्या होती है, हमारी बड़ी मसल्स होती हैं। तो जब भी आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया हो जहाँ पर आपके लेग्स की मसल यूज़ हो रही हैं या आपके आर्म्स की मसल्स यूज़ हो रही हैं, तो ये हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स होती हैं और ये आती हैं स्थूल गतिक कौशल के अंदर। और अगर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया हो जिसमें हमारी फिंगर यूज़ हो रही हैं छोटे छोटे काम में, जैसे काजल लगाना, ड्राइंग करना, सुई में धागा डालना, लिखना, या हाथ से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करना, सिलाई कढ़ाई करना, ये सब क्या है, इनमें हमारी बॉडी की छोटी छोटी मसल्स यूज़ हो रही हैं, यानी कि ये हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल के अंदर आता है, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो स्थूल गतिक कौशल का एग्जाम्पल क्या होगा, अब बताइए। जहाँ पर हमारी बॉडी की बड़ी मसल यूज़ हो रही हैं वो हो रहा है हमारा फुटबॉल को धकेलने में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है अभिकथन और कारण वाला। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, ये हमारी जो सीरीज़ है ना, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर कंबाइन क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। और क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो इनको तो आपने सॉल्व करना ही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अभिकथन है आपका, विद्यालय बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए, निभाता है या फिर नहीं निभाता है? जी हाँ, विद्यालय क्या करता है, बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिकरण मतलब होता है फ्रेंड्स, बच्चे को ये चीज़ें सिखा पाना कि समाज में कैसे लोगों से बातचीत करी जाती है, कहाँ पर क्या चीज़ें बोली जाती हैं, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जो जितनी भी हमारी मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो हमें समाज में जाकर ही समझ में आती हैं। तो जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो स्कूल में होता है और बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि स्कूल में टीचर्स होते हैं और वो बच्चों को इस चीज़ का नॉलेज देते हैं। तो हम कहेंगे कि विद्यालय बच्चे के सोशलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभिकथन हमारा बिल्कुल सही है। अब इसका कारण दिया है कि धार्मिक संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक कारक हैं। बताइए, क्या ये प्राथमिक कारक हैं? जी नहीं। मैंने आपको कई बार समझाया है कि बच्चे के सामाजिकरण का जो प्राथमिक कारक होता है वो कौन होता है? वो होता है परिवार, यानी कि फैमिली। क्योंकि सबसे पहले बच्चा परिवार में जन्म लेता है और परिवार में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं ये सब बच्चा सुनता है और धीरे धीरे बोलना भी सीख जाता है। तो जो बच्चे का सामाजिकरण है वो उसकी फैमिली से स्टार्ट होता है जन्म लेने के बाद। इसीलिए हम कहते हैं बच्चे का सामाजिकरण का जो प्राथमिक कारक है वो फैमिली होती है, यानी कि परिवार होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये कारण यहाँ पर गलत हो गया है, सिर्फ यहाँ पर अभिकथन ए सही है। चलिए अब हम ऑप्शन पे ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ये कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, नहीं है। आर यहाँ पर गलत है, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट होगा कि अभिकथन ए सही है लेकिन जो कारण आर दिया है वो बिल्कुल यहाँ पर गलत है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका जीन पियाजे से पूछा है। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना जो सीटेट में जिनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, वो चैप्टर्स मैंने आपको स्पेसिफिकली समझाए भी हैं, जैसे जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, मोटिवेशन वाला चैप्टर हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया स्किनर वाला। ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे हमेशा सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं?
अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि इसके ना आपको दो ऑप्शन कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक जो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था आती है ना, यहाँ पर भी बच्चा तर्क लगाना शुरू कर देता है, और औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था में भी बच्चा तर्क लगाना शुरू करता है। अब आपसे पूछा है कि किस चरण में बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क लगाते हैं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका आंसर मूर्त संक्रियात्मक होगा या औपचारिक संक्रियात्मक होगा। तो देखिए, जब कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, छोटी चीज़ों के लिए बच्चा तर्क लगाता है मूर्त संक्रियात्मक में, लेकिन अगर उसके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जटिल समस्या आ गई है, तो उसके लिए तर्क लगाने का काम होता है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था में। लेकिन अगर आपसे पूछे छोटे मोटे तर्क वो कहाँ पर लगा पाता है, तो छोटे मोटे तर्क वो मूर्त संक्रियात्मक में लगाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर कोई जटिल समस्या है, उसका समाधान करना है, तो उसके लिए वो तर्क लगाता है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको इनको याद करने की ट्रिक भी समझाई थी। क्या चीज़ याद करने की ट्रिक? जीन पियाजे ने ये जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, यानी कि 4 स्टेप्स बताए हैं, यही वाले स्टेप्स, इनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। वो ट्रिक है आपकी S, P, C और F। S फॉर सेंसरी मोटर यानी कि संवेदीगामक अवस्था, P फॉर प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। तो इस तरीके से ये जीन पियाजे ने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, और ये इस तरीके से बढ़ता है। सबसे पहले 0 से 2 वर्ष का होता है सेंसरी मोटर में, 2 से 6 वर्ष का प्री ऑपरेशनल में, 6 से 12 कॉन्क्रीट में, और उससे ऊपर वो फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये भी आप एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिए, क्योंकि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बना हो सकता है, औपचारिक की जगह लिख देगा अमूर्त संक्रियात्मक। तो आपको याद रखना है, एक ही बात है ये दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं यानी कि स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। पहला है अनुसरण, दूसरा है समायोजन, तीसरा है समावेशन, और चौथा है आपका मौखिकीकरण। ठीक है, अब ये क्या होता है बताइए? जब नई जानकारी से सामना करते हैं और अपने दिमाग में उसका संशोधन कर लेते हैं, तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा समायोजन करना। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे मतलब बच्चे के सामने कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, नई चीज़ आती है, तो वो अपने दिमाग में उसको फिट कर लेता है, संशोधित कर लेता है। तो ये होता है एडजस्ट करना यानी कि समायोजन करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस संप्रत्यय की व्याख्या लेव वाइगोत्स्की ने नहीं की है? यानी कि यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा दिया है जिसकी बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, और 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। तो आपको बताना है किसकी बात वो नहीं करते हैं। और वाइगोत्स्की की थ्योरी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई है। तो देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र याद करिए, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। निजी वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच, इसकी बात भी वाइगोत्स्की करते हैं। पाड़ यानी कि जो स्कैफोल्डिंग होती है, टेम्पररी हेल्प करना, ये भी इसकी बात भी वाइगोत्स्की करते हैं। तो वाइगोत्स्की किसकी बात नहीं करते हैं? वो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की बात नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है और इसकी बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, इनकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, ZPD यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा दायरा जिसमें हम किसी काम को कर सकते हैं। या तो हम स्वतंत्र रूप से खुद ही कर सकते हैं, या फिर हम तब कर सकते हैं जब हमको कोई हेल्प देगा। जैसे क्लासरूम में हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो हमें खुद ही आ जा रहा है पढ़ने में, और हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हों जो हमें खुद पढ़ के समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम टीचर से हेल्प लेते हैं। तो वो जो हेल्प हम लेते हैं ना, उसको हम कहते हैं पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग। ये जो हेल्प होती है, हेल्प देते हैं टीचर हमें उस कॉन्सेप्ट को समझने में, तो इसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग तो आपका क्या हो गया? हेल्प हो गई, जो हेल्प हमको दी जा रही है। और ZPD हो गया ऐसा दायरा जहाँ पर हम किसी काम को करना सीख सकते हैं। ठीक हो गया।
साथ ही साथ प्राइवेट स्पीच, निज वाक, इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। ये कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच अच्छी बात होती है, यहाँ पर बच्चा खुद को दिशा देता है। अब ये प्राइवेट स्पीच क्या होती है ना, जैसे आप लोग भी ऐसा करते होंगे, बच्चे क्या करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं। जैसे हम भी कभी कभी पढ़ाई करते हैं तो खुद से बातचीत करते हैं कि अच्छा ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर में मैंने ये टॉपिक पढ़े, ये इंपॉर्टेंट था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मैं स्किप कर देती हूँ या स्किप कर देता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेता हूँ। इस तरीके से हम खुद से बातचीत करते हैं, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को लेकर या फिर किसी भी सिचुएशन को लेकर लाइफ की, जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं तो उसको वाइगोत्स्की ने कहा ये निज वाक है, ये प्राइवेट स्पीच है और ये बच्चों को एक दिशा देती है कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ऐसा इन्होंने कहा। तो ठीक हो गया, ये तीनों चीज़ भी आप समझ गए होंगे और इसकी बात वाइगोत्स्की नहीं करते, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइए, मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार बताई है, जब भी लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में 3 चीज़ें घूमनी चाहिए। वो 3 चीज़ें कौन सी, ये मैंने आपको ट्रिक समझाई थी, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा, इन 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व वाइगोत्स्की देते हैं और कोई भी नहीं देते हैं। सबसे ज़्यादा कौन देते हैं, लेव वाइगोत्स्की देते हैं। अब बताइए इन 3 में से किसी ऑप्शन में ऐसा लिखा है? जी बिल्कुल लिखा है। कहाँ लिखा है? सामाजिक संपर्कता। आ गया ना सोसाइटी यानी कि समाज, तो बस हमें अपना आंसर मिल गया। इस तरीके से आप ट्रिक भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए, CDP के हैंड रिटन नोट्स, वहाँ पर ये सारी ट्रिक्स भी मैंने लिखी हैं। जैसे जीन पियाजे में मैंने SPCF जो अभी आपको ऊपर बताया वो भी लिखा हुआ है, वाइगोत्स्की में SCL आपको मिल जाएगा। तो ट्रिक वाइज याद करना ज़्यादा बेटर है फ्रेंड्स, जहाँ पर आपके पास टाइम कम होता है और इस तरीके से ट्रिक लगा करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता पा रही हूँ वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद भी फॉलो करी थी और मेरे दोनों पेपर अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको इसका आंसर भी मिल गया। अब हम इसको समझ भी लेते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये जो स्कीमा है इसकी बात करते हैं जीन पियाजे, ये आपको ध्यान होगा। इसकी बात तो वाइगोत्स्की करते ही नहीं है। अनैच्छिक क्रियाएं, आनुवंशिक प्रवृत्तियां, इनकी बात भी वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि समाज के साथ आप संपर्क में आइए, तब जाकर आपके संज्ञान का डेवलपमेंट होगा, आपका दिमाग विकसित होगा। ठीक है, तो वो समाज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी जगह लिख दिया होता सांस्कृतिक परिपक्वता तो वो भी इसका आंसर हो जाता, क्योंकि SCL में आपका ये कल्चर, संस्कृति आ गया। या इसकी जगह लिखा होता भाषा तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि भाषा की भी ये बात करते हैं। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों पर सही क्रम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। हमेशा तो क्या होता है कि इनके अंदर से एक स्टेज उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है, इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो कौन से ऑप्शन में वो सीक्वेंस में लगे हैं बताइए। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग जो है ना, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट के 3 स्तर बताए हैं, वही 3 स्तर यहाँ पर लिखे हैं सभी में। तो उसका सही क्रम आपसे पूछा है। पहला है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। दूसरा है पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। तीसरा है उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक। और चौथा है पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास के सिद्धांत का सही क्रम है वो है सबसे पहले पूर्व पारंपरिक अवस्था, फिर है पारंपरिक अवस्था और उसके बाद है उत्तर पारंपरिक अवस्था। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज और इसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, तो इन तीनों की बात ये करते हैं और ये इसका सही क्रम है। अब से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है कि शैक्षिक नियोजन का केंद्र कौन होना चाहिए? परीक्षाएं होनी चाहिए, अध्यापक होना चाहिए, माता पिता होने चाहिए या विद्यार्थी होने चाहिए? बताइए। प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये सेम आपकी समावेशी शिक्षा की जैसी है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के जैसी है। और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है? इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर पढ़ाओ, बच्चों में भेदभाव मत करो।
अगर बच्चा स्कूल में एंटर कर गया है तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि सारे बच्चे आपके लिए एक समान हैं और सभी को बिना भेदभाव के शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। और समावेशी शिक्षा में शिक्षा का जो केंद्र होता है वो कौन होता है? स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है। अब शिक्षा का केंद्र कहने का मतलब इसमें ये होता है कि आप बच्चों को जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाएंगे। अगर बच्चे की रुचि पढ़ने में नहीं है तो उस दिन आप उनको पढ़ाइए मत, कुछ एक्टिविटीज़ करवा दीजिए, स्पोर्ट्स करवा दीजिए जिसमें उनका मन है। तो कहने का मतलब है बच्चे को सेंटर में रखकर एजुकेशन देना, बच्चे को उसकी नीड, उसकी रुचि, उसके एज, उसके मेंटल लेवल, इन सब को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना। यानी कि बच्चे के ऊपर बोझ नहीं डालना या ज़बरदस्ती आप नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे की रुचि को ध्यान में रखते हुए उसे पढ़ाएंगे। तो ये होता है जिसमें बच्चा सेंटर में होता है और इस चीज़ की बात प्रगतिशील शिक्षा भी करती है। तो इसका राइट आंसर अब आपको मिल गया होगा, विद्यार्थी हो जाएगा कि जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो शैक्षिक नियोजन का क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, यानी कि पढ़ाने में सबसे पहले बच्चे को देखा जाता है कि उसका मन है या नहीं है, उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? तो देखिए, ये आंसर करने से पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताना चाहूँगी। ये जो हार्वर्ड गार्डनर है ना, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था बुद्धि 8 प्रकार की होती है। ठीक है, अब उन 8 प्रकार में से यहाँ पर 4 प्रकार की बुद्धि लिखी है और आपसे पूछा है कि एक कवि और लेखक में कौन सी प्रकार की बुद्धि बेहतर होगी, बताइए। पहला है अंतःवैयक्तिक, फिर है भाषाई, तीसरा है शारीरिक और चौथा है दिशाई। तो ये जो भाषाई बुद्धि है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, ये उसमें अच्छी होगी, किसमें? कवि में और लेखक में। अब ये भाषाई बुद्धि होती क्या है? भाषाई बुद्धि मतलब होती है जिस व्यक्ति में भाषा की पकड़ अच्छी होगी, जो भाषा को अच्छे से बोल पाएगा, अच्छे से लिख पाएगा, उसके अंदर भाषाई बुद्धि एकदम परफेक्ट होगी, ऐसा कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर। जैसे आपने कवि देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुमार विश्वास का आपने नाम सुना होगा। तो कुमार विश्वास की आप जब पोयम सुनते हैं, कविता सुनते हैं, आपने सुना होगा, वो भाषा का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कहाँ पर कैसे बोलना है, कहाँ पर कैसी टोन में बोलना है, लय, ताल और भाषा का एकदम शुद्ध रूप वो वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो उनकी भाषा में बहुत अच्छी पकड़ होती है। ऐसे जो हमारे लेखक होते हैं, उनकी भी भाषा में अच्छी पकड़ होती है। जैसे अभी आप ये पढ़ रहे हैं, ये जो आप ये देख रहे हैं ना, जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ, ये भी किसी लेखक ने ही लिखा है। अब आप देख पा रहे होंगे लेखक ने कितना क्लियरली लिखा है। क्या हम और आप इस तरीके से लिख सकते हैं? ऐसी पूरी ये भाषा बना करके इतना अच्छे से नहीं लिख सकते, है ना। तो जो लेखक और कवि होते हैं, उनके अंदर भाषाई बुद्धि अच्छी होती है। ऐसे ही उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो ऐसी बहुत सारी हैं, जैसे शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ये किसके अंदर अच्छी होगी? ये उनके अंदर अच्छी होगी जो बॉडी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ अच्छे से कर लेते हैं। जैसे एक क्रिकेटर का नाम ले लीजिए, जैसे विराट कोहली ले लीजिए, जैसे सचिन तेंदुलकर ले लीजिए। वो क्रिकेटर हैं। कैसे हैं? क्योंकि वो क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं। वहाँ पर बॉडी को कैसे मूव कराना है, कैसे बॉल डालनी है, कैसे बॉल पे मारना है, ये सारी चीज़ें उन्हें हमसे बेहतर आती होगी। आता तो हमको भी है, बचपन में आपने भी खेला होगा, मैंने भी खेला होगा, सभी खेलते हैं क्रिकेट। लेकिन सबसे अच्छी जो बुद्धि होगी, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, वो जितना एक क्रिकेटर में होगी उतनी अच्छी आप में या हम में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है भाषाई गति संवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषाई बुद्धि। ठीक है, भाषाई बुद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक कवि और लेखक में बहुत अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन और कारण से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, अभिकथन एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। कारण है, भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है। ये यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो भाषा और सोच का है ना, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। स्वतंत्र कहने का मतलब होता है अलग थलग होते हैं। जहाँ भी स्वतंत्र लिखा हुआ है, आप समझ जाइए स्वतंत्र मतलब होता है अलग अलग। तो ये कह रहा है कि भाषा और सोच अलग अलग होती है। तो ये अलग अलग नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, अंतः संबंधित होती है। अब देखिए, जब आपको भाषा बोलना आएगा तभी तो आप किसी चीज़ के बारे में सोच पाएंगे।
आप इमेजिन कीजिए, अगर आपको भाषा बोलना ही नहीं आता है तो क्या आप कभी सोच पाएंगे? कैसे सोचेंगे? सोचने के लिए भी तो आपको भाषा आनी चाहिए ना। जैसे हम सोचते हैं कि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम देना है, फिर जब क्वालिफाई हो जाएगा मैं गवर्नमेंट टीचिंग जॉब का एग्ज़ाम दूंगी या एग्ज़ाम दूंगा, तो हम भाषा का यूज़ कर पा रहे हैं। जब हमें भाषा आ रही है तभी तो हम सोच पा रहे हैं। तो यही होता है, भाषा और सोच का विकास एक दूसरे के साथ होता है। ये एकीकृत रूप से मिले हुए होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ना कि ये स्वतंत्र होते हैं। तो ये कारण यहाँ पर गलत हो गया। तो हम कहेंगे अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो चलिए ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ये कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं। जी नहीं, ए और आर दोनों सही हैं नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। एब्सोल्युटली राइट, ये हमें अपना आंसर मिल गया। अभिकथन ए सही है लेकिन उसका जो कारण है वो बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है? ये मैंने आपको कितनी बार करवाया है याद करिए। मैंने आपको कई बार बोला है, जैसे आप कोई चीज़ सोच रहे होते हैं उसके बारे में फिर से आप सोचते हैं। जब सोच और चिंतन एक ही बात है, ठीक है, पहले ये आप समझ लीजिए, दोनों का मतलब होता है सोचना। तो मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है और नोट्स में अलग से ये टॉपिक मेंशन किया है मेटाकॉग्निशन करके। मेटाकॉग्निशन का मतलब ही होता है जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, सोचने के बाद फिर से उसके बारे में हम सोचते हैं, तो ये कहलाता है हमारा मेटाकॉग्निशन, यानी कि अधिसंज्ञान हिंदी में। और हिंदी में इसको परासंज्ञान भी कहते हैं। अगर यहाँ पर परासंज्ञान लिखा हो तो समझ जाइए ये अधिसंज्ञान है, ठीक है। इन दोनों, ये दो नाम है इनके हिंदी में, और इंग्लिश में एक ही नाम है मेटाकॉग्निशन। तो देखिए मेटाकॉग्निशन क्या होता है, जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ ली है। फिर जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ी उसके 2 दिन बाद आपको याद आया कि अरे मैंने 2 दिन पहले जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी। आप फिर से सोचने लग गए कि जो थ्योरी मैंने पढ़ी थी वो सही थी या नहीं थी, या वो कहीं गलत तो नहीं पढ़ ली मैंने। इस तरीके से आपने जो पहले सोचा उसके बारे में फिर से सोच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अधिसंज्ञान या फिर परासंज्ञान, और इंग्लिश में मेटाकॉग्निशन। ठीक हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते हैं। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? बताइए क्या दर्शाता है? कितनी गलत बात है। पहले तो आप ये समझिए इस चीज़ को, जब कोई लड़का रो रहा है तो उसको बोल रहे हैं कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब हो गया कि रोने का काम सिर्फ लड़कियों का होता है, और ये सीधे सीधे हमारा जेंडर बायसनेस को शो कर रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को शो कर रहा है, जहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता था पुराने ज़माने में। आप याद करिए, अभी भी अगर किसी के घर में जैसे दादी दादाजी होते हैं तो आप उनकी कभी बातें सुनिए, वो अपने टाइम की जब आपको बातें बताएंगे ना तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले तो ये चीज़ें होती थी कि लड़कियों को सिर्फ घर के काम तक लिमिटेड कर दिया जाता था और लड़कों को कहा जाता था तुम बाहर जाओ पैसा कमा कर लाओ, यानी कि लड़के का काम है पैसा कमाना, लड़की का काम है घर के काम करना। इस तरीके से दोनों के काम एकदम सेपरेट कर दिए जाते थे। तो ये एक बहुत बेकार चीज़ थी हम ये कहेंगे, और अब तो ये चीज़ बहुत हद तक ख़त्म हो गई है, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी ये चलता है, आपने भी देखा होगा कई जगह। तो अब एक बात बताइए, क्या लड़के नहीं रोते हैं? लड़के भी तो रोते हैं, जैसे लड़कियां रोती हैं वैसे ही लड़के भी रो सकते हैं, क्योंकि दोनों इंसान हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि लड़कियों के अंदर इमोशन भरे पड़े हैं और लड़कों के अंदर इमोशन होते ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे इमोशन लड़कियों में है वैसे इमोशन लड़कों में भी होते हैं। तो अगर लड़कियां रो रही हैं तो क्या लड़के रोएंगे तो कुछ गुनाह थोड़ी हो गया? इमोशन है, इंसान है भाई, चाहे लड़का हो लड़की हो, है ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता, जहाँ पर साफ साफ ये दिखाया जा रहा है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव है। ठीक हो गया। चलिए बाकी चीज़ें देखिए, लैंगिक समता, लैंगिक समानता, ये सब क्या है? इनका मतलब है लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों को एक समान नज़र से देखा जाता है। और लैंगिक स्थिरता मतलब होती है बच्चा समझ जाता है कि मेरा जो लिंग है यानी कि जो सेक्स है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे हम बार बार कपड़े चेंज कर सकते हैं वैसे हम अपना सेक्स चेंज नहीं कर सकते। ये वाली चीज़ बच्चा जब समझने लगता है तो हम कहते हैं बच्चे में लैंगिक स्थिरता आ गई है, यानी कि जेंडर कॉन्स्टेंसी का गुण। ठीक है, ये होता है, और इसका राइट आंसर मैंने आपको समझा ही दिया। तो इन तीनों को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए? पहला है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, जी नहीं। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, ये तो ठीक है।
फिर भी और ऑप्शन देख लेंगे। एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, जी नहीं। अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नता, कहने का मतलब है आपको पता ही होगा, जैसे क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं तो हर किसी में क्या होता है, अलग अलग एबिलिटी होती है चीज़ों को समझने की। एक बच्चा होता है जिसको आप एक बार पढ़ा दो उसे समझ में आ जाता है। कुछ बच्चे हो सकते हैं जो जब वो कॉन्सेप्ट को 2-3 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 5-6 बार पढ़ना होता है। तो ये हर किसी की अपनी अपनी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। हर इंडिविजुअल व्यक्ति अलग होता है। तो इसे आप एज अ टीचर कैसे देखेंगे, ये पूछा है। तो हम इसको देखेंगे विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, कि ये एक नेचुरल चीज़ है। ठीक है, ये नेचुरल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ और करेंगे तो अलग तरीके का हो जाएगा, नहीं, ये नेचुरल चीज़ है। और जैसे जैसे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम हेतु मूल्यांकन, पहला है मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, जी हाँ। मूल्यांकन सतत भी होना चाहिए और विद्यार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, मूल्यांकन आपका व्यापक होना चाहिए, यानी कि ब्रॉडली मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ब्रॉडली इन द सेंस, बच्चे का आप पेपर पेंसिल टेस्ट भी लीजिए, बच्चे का आप जैसे क्लासरूम में कुछ कंपटीशन करवाइए, जैसे डिबेट कंपटीशन हो गया, ड्राइंग कंपटीशन हो गया, ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाइए, वहाँ पर भी मूल्यांकन करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पढ़ाई में कैसा है आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, नहीं। बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे की मोरल वैल्यूज़ कैसी हैं, बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करता है टीचर्स के साथ, उसके अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इन सब का मूल्यांकन करना, ये एक व्यापक रूप में मूल्यांकन माना जाता है और ये बेस्ट माना जाता है। जब भी बच्चे का मूल्यांकन करो, हम कहते हैं ओवरऑल इवैल्यूएशन, यानी कि सर्वांगीण मूल्यांकन करना, ये बेटर होता है। और मूल्यांकन सतत होना चाहिए, सतत मतलब कंटिन्यूसली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल में एक बार मूल्यांकन कर रहे हैं, नहीं, साल में बीच बीच में बच्चे का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। ठीक है, ये होता है सतत मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन। और ये है विद्यार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन मतलब होता है, जैसे आपके स्कूल में भी होता होगा एकेडमिक्स में, जैसे एक एग्ज़ाम ले लिया तो बच्चों से कहा जाता है कि आप लोग आपस में अपनी नोटबुक को एक्सचेंज करिए और एक दूसरे की नोटबुक देखिए किसने कैसा लिखा था, किसने कैसा परफॉर्म किया था एग्ज़ाम में। तो बच्चे आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं, इसे हम स्वमूल्यांकन या सेल्फ इवैल्यूएशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर दूसरी चीज़ भी आती है, जब बच्चा खुद की कॉपी से खुद का मूल्यांकन कर रहा होता है उसे भी स्वमूल्यांकन कहते हैं। और स्वमूल्यांकन के अंदर अपनी क्लासरूम के अदर स्टूडेंट्स का मूल्यांकन भी बच्चे एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो ये 3 होते हैं जो आपके अधिगम हेतु मूल्यांकन के अंदर आते हैं। लेकिन जो ये है, ये आपका अधिगम हेतु मूल्यांकन नहीं होता है। ये कह रहा है मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा होना चाहिए। सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड आपने फिट कर दिए, फिक्स कर दिए और उसी के आधार पर आप मूल्यांकन करेंगे बच्चों का, ये अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि मूल्यांकन करने के कई तरीके हैं। इवन जब स्पोर्ट्स वगैरह होता है ना स्कूल में, तो वहाँ पर भी अगर टीचर चाहें तो बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो स्पोर्ट्स में कैसा है और खेलते हुए वो बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं होता है मानकीकृत परीक्षण, इसीलिए ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग फ्रेंड्स जब कमेंट करते हैं ना, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है कि येस आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही है और आपको समझ में आ रहा है। तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाने की। सो प्लीज़ आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके डेली बताइएगा जब भी क्लास देखते हैं कि क्लास आपको कैसी लगी, और ये कंटिन्यू सीरीज़ आपकी चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।